नमस्कार दोस्तों, आज हम कौन सी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, पहली न्यूज़ हमारी यूए के रिगार्डिंग है। यूए के लीडर हमारे देश में है 2 घंटे के विजिट के लिए, और 2 घंटे के विजिट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। पहला डिफेंस के रिगार्डिंग बात करी, 200 बिलियन तक ट्रेड करेंगे इसके रिगार्डिंग बात करी। सेकेंड न्यूज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने SIR, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है SIR के रिगार्डिंग, तो उसमें डाटा है। उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप इलॉजिकल तरीके से काम कर रहे हो। क्या इलॉजिकल तरीका बताऊंगा मैं आपको आगे। तीसरी न्यूज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिगार्डिंग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि क्यों ना आने वाली ब्रिक्स मीटिंग में हम ये बात करें कि सारी डिजिटल करेंसी, ब्रिक्स नेशन की सारी डिजिटल करेंसी क्यों ना हम लिंक कर दें और फिर ट्रेड करें, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट्स लोन ज़्यादा ले रही हैं, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी से काम नहीं कर रही है। हम रेपो रेट कम कर रहे हैं पर आम इंसान को लोन सस्ता नहीं मिल रहा है, ये वाली बात करेंगे। चौथी चीज़, हाई सी ट्रिटी। हाई सी ट्रिटी मतलब ये ट्रिटी 20 साल से साइन नहीं हुई थी, रेटिफाई नहीं हुई थी, अब जाके हुई है 20 साल में। ये इसका काम क्या है, ये इसके बारे में एक चीज़ जो पेपर में आ सकती है, ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रिटी जो ओशन के लिए है। ठीक है, क्या इंडिया ने रेटिफाई करा है, देखेंगे हम आगे। चौथी न्यूज़ है सिल्वर के रिगार्डिंग। चांदी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 3 लाख की चांदी हुई है, क्यों बढ़ गया है वो देखेंगे। फिर उसके बाद 2 एडिटोरियल है, वो डिस्कस करेंगे। चलिए आज का न्यूज़ डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरा नाम हित मिश्रा है। यू आर वेलकम इन हजेलास IAS। तारीख है 20 जनवरी 2026। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज तारीख है 20 जनवरी 2026। यू आर वेलकम इन हजेलास IAS। पहली न्यूज़ हम कवर करते हैं। पहली न्यूज़ हमारी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन का जो इशू चल रहा था बहुत दिनों से, उसके रिगार्डिंग है। देखो, मैं आपको पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो दिखाता हूँ। मैं आपको पहले इसके बारे में हमने एक बार डिस्कस भी करा है। देखो, 11 नवंबर से ये न्यूज़ आनी शुरू हुई है, 26 नवंबर, 8 दिसंबर, 16 दिसंबर, फिर 12 जनवरी, 13 जनवरी, 19 जनवरी। 19 जनवरी को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्टिव ऑर्डर सुना दिया। अभी प्रोटेक्टिव ऑर्डर में क्या सुना है वो देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि जो न्यूज़ है यूपीएससी में, जो न्यूज़ है वो बहुत कंटिन्यूसली रिपीट करती रहती है। इसलिए अगर हम उसका एक बार बेसिक समझ लेते हैं तो हमारे एग्जाम में बहुत काम आती है। तो न्यूज़ का बेसिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है इलेक्शन कमीशन को कि जो आपका वोटिंग लिस्ट से हटाने का जो तरीका है, ये जो आप हटा देते हो ना कभी भी, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? उन्होंने 4 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये है कि आप उन लोगों को लिस्ट से हटा रहे हो जिनके 6 बच्चे हैं। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? जिनके 6 बच्चे हैं उनको वोटिंग लिस्ट से हटा देंगे? नहीं है ना। पहली बात उन्होंने ये बोली सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि एज गैप कई बार क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन, उन पेरेंट्स को हटा रही है, उन लोगों को लिस्ट से हटा रही है जिनके पेरेंट्स थोड़े यंग हैं, जिनके पेरेंट्स अभी थोड़े यंग है और बच्चे की एज ज़्यादा हो गई है, उनको हटा रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला साहब थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या किसी की शादी कम उम्र में नहीं हो सकती क्या? थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये वाली बात बोली। फिर तीसरी बोली स्पेलिंग मिस्टेक में हटा देते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ग्राम पंचायत जाओ, वार्ड अधिकारी के पास जाओ, वार्ड ऑफिस के पास जाओ, वहां सही करवा लो। तीसरी बोली है अनमैप्ड मतलब ये होता है कि अगर 2002 में लिस्ट में नाम नहीं है आपका तो आप वोटिंग लिस्ट हटा देते हो। बात सही है आपकी, वोटिंग लिस्ट से हटना चाहिए उन्हें, पर थोड़ा सा और कोशिश तो करो अपने हिसाब से। आप तो आम जनता को परेशान कर रहे हो, एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। उन्होंने बोला कि 20% जो पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की, 20% पॉपुलेशन, उसको आपने अलग कर दिया है। 20% पॉपुलेशन को आपने लिस्ट से निकाल दिया है। 20% पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल की लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आपको पब्लिक लिस्ट बनाने से पहले, मतलब वोटिंग लिस्ट को अच्छे से बनाने से पहले आपको ये वार्ड लेवल अधिकारी, ग्राम पंचायत ऑफिसर, इनसे बात कर लो, थोड़ा टाइम दो लोगों को ताकि डिस्ट्रेस कम हो। आप अगर वो आम इंसान अगर खेती वेती बिजी है या अपने काम में बिजी है तो उसका अगर साइंड अगर लेटर आ जाए तो भी कर लो आप, ठीक है। मोर मैन पावर, स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि मोर मैन पावर अवेलेबल कराओ आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने बोला है, ठीक है। इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि जो ये हियरिंग हुई थी 13 जनवरी के दिन, मतलब आज तो 19 जनवरी, 13 जनवरी के दिन,
जब ये हियरिंग हुई थी तब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि किसी को वोटिंग लिस्ट से निकालने का, क्या इलेक्शन के कमीशन के पास अधिकार है कि किसी को वोट देने का अधिकार से मतलब निकालने का और देने का अधिकार है क्या? इलेक्शन कमीशन ने बोला हाँ, ये वाली बात रखेगा। ये क्वेश्चन मतलब फ्रंट पेज में आई थी ये न्यूज़, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है आईएमएफ के रिगार्डिंग। ये इसको थोड़ा बड़ा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये आईएमएफ के रिगार्डिंग न्यूज़ है क्या वो देखो आप, इसको एक हर बार मिटाना पड़ेगा क्या? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अच्छी न्यूज़ भी दी है, खराब न्यूज़ भी दी है। आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो आने वाले क्वार्टर में, मतलब जो लास्ट क्वार्टर हमारा जो मार्च वाला महीना है, इस क्वार्टर में हमारी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। ग्रोथ क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? गवर्नमेंट उसने लास्ट ईयर बोला था कि 6.6 से रेट से ग्रो करेगी इंडिया, पर हमारी उसने अभी प्रेडिक्ट करी है, बोला है कि 7.3% से ग्रो होगी। ये आईएमएफ का डेटा है। गवर्नमेंट का डेटा क्या है? गवर्नमेंट का डेटा है 7.4%, तो दोनों का ही डेटा सही है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा जो डेटा है, हमारी जो जीडीपी है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम रहेगा। कितना बोला है? 6.4। ये डेटा याद रखिएगा, ये डेटा क्वेश्चन में आ सकता है। ये क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी प्रेडिक्ट करी है आने वाले फ्यूचर में 26-27 फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या करिए 6 पॉइंट ईयर। कारण क्या बोला है? कारण बोला है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा साहब, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये कारण बोला, ठीक है। अच्छा, ये ग्रोथ 6.6 से 7.3 का कारण क्या बोला है? 6.6 से 7.3 का कारण उन्होंने ये बोला है कि आपके यहाँ पे एक तो आप लोग एआई और टेक पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, एक कारण ये बोला है कि एआई और टेक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये बोला। उसके बाद ये बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया के वो अडॉप्ट हो गए हैं, मतलब जो टैरिफ है, इंटरनेशनल ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है, उससे बहुत अडॉप्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है। ये दो बात बोली। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि यूएस और जो वेनेजुएला और ये ईरान, इराक, ये सारी परेशानी चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में हमने देखा था कि वर्ल्ड की अभी के टाइम में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। तो वही बात इन्होंने यहाँ लिखी है, ठीक है। तो पुराना रिवीजन करते हुए चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे ही रह जाएंगे। ये देखो ये लिखा हुआ है, चार्ट बना के लाया हूँ, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, फायदे में रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे पीछे की नहीं बढ़ते, आगे न्यूज़ है बैंक से रिलेटेड। बैंक ने दो बातें बोली हैं, एक मतलब दो न्यूज़ है बैंक से रिगार्डिंग आज। पहली न्यूज़ ये है जो बैंक ने बोली है कि ब्रिक्स मीटिंग के रिगार्डिंग बोली है। आने वाले महीने में, अगले महीने ब्रिक्स मीटिंग होने वाली है, तो उसमें बैंक ने ये बोला है कि साहब गवर्नमेंट को ये थोड़ा सा एक बोला है, मतलब सजेशन दिया गवर्नमेंट को कि साहब ऐसा करते हैं कि आने वाली जो ब्रिक्स मीटिंग है उसमें ऐसा करते हैं कि जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं उनको लिंक कर देते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं, ताकि ट्रेड अच्छा हो। ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है, हमारे आरबीआई ने बोला है कि जितने भी डिजिटल करेंसी हमारे ब्रिक्स कंडीशन की उसको लिंक कर देते हैं। जिससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सर फ़ायदा ये होगा कि ट्रेड में आसानी हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो यूएस आए दिन धमकी देता रहता है हमें, टैरिफ लगा देंगे, मतलब सैंक्शंस लगा देंगे वगैरह वगैरह। ईरान से बात करोगे तो सैंक्शन लगा देंगे, रशिया से बात करोगे सैंक्शन लगा देंगे, चाइना से ट्रेड करोगे तो सैंक्शन लगा देंगे। वो सैंक्शन वाली परेशानियाँ क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। और जो रुपी है हमारा, रुपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लगे हाँ तो 3 काम हो जाएंगे सर, क्यों ना ये करें। पर इससे परेशानी क्या है? अब ये हलवा थोड़ी है कि कोई भी कर लेगा, हलवा नहीं है ये। इसमें फिर इसमें परेशानी क्या क्या है? पहली परेशानी तो ये है कि कोई भी देश क्यों चाहेगा कि आप मतलब हर कंट्री का अपनी अपनी करेंसी है। आप ये बोल रहे हो करेंसी को लिंक कर दो, कैसे लिंक कर दो? कौन सा गणित है जिससे वो लिंक हो जाए? पहली परेशानी। दूसरी परेशानी ये है कि गवर्नेंस, हर कंट्री अगर आपने लिंक कर दिया तो गवर्नर कौन करेगा उसे? मतलब कौन मैनेज करेगा? जो टैरिफ के नियम है वो कौन देखेगा? वो कौन देखेगा? अभी तो ट्रम्प साहब परेशान कर रहे हैं।
तो इसका सॉल्यूशन देता है आरबीआई, स्वैप एग्रीमेंट। ये यहां से पॉइंट आते हैं, ये आपको यूपीएससी मेंस में लिखना है। स्वैप एग्रीमेंट बोला, देखो अब ये स्वैप एग्रीमेंट क्या है मैं समझाता हूं अभी आपको। पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो लिमिटेड है। लिमिटेड जगह पे लिमिटेड काम हम नहीं करते, हम लिमिटेड जगह में अनलिमिटेड काम करते हैं। ठीक है, तो आप इशू देखो पहले, ये ऊपर होगा कि नहीं होगा, हाँ यहां बताता हूं मैं। ठीक है, देखो स्वैप एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। रशिया, पहली जो परेशानी आप लोग को लगी होगी वो ये लगी होगी कि सर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है, अगर हम इंडिया और चाइना ट्रेड करेंगे आपस में तो चाइना हमारे साथ 800 रुपए का ट्रेड कर लेगा, अपना सामान वो हमारे यहाँ बेच देगा और हम अपना, और वो हमारा सामान खरीदेगा नहीं, जिससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये जो आरबीआई बोल रहा है कि इंटरलिंक कर देते करेंसी को, इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान होगा? आप करो ही मत चाइना के साथ ट्रेड, कोई एक गला थोड़ी पकड़ रहा कि चाइना के साथ ट्रेड करो, आप करो रशिया के साथ ट्रेड करो। इंडिया शुड ट्रेड विथ रशिया। अब रशिया के साथ ट्रेड करने से फायदा ये होगा कि हम रशिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मतलब हम रशिया से सामान खरीद सकते हैं। मतलब रशिया से हमने 800 रुपए का सामान खरीद लिया, तो 800 रुपए हमने रशिया को दिए और रशिया से हमने सामान खरीद लिया। पर रशिया हमसे कोई सामान खरीदता है क्या? बहुत कम सामान खरीदता है। तो रशिया ने सपोज हमसे 200 रुबल का सामान खरीद लिया, ये ट्रेड करो। रशिया से ट्रेड करने पर हमें मिलिट्री मिल जाएगी, ऑयल मिल जाएगा, और चाइना से कम ट्रेड करेंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए चाइना से ट्रेड करने में नुकसान है, रशिया के साथ ट्रेड करो। फिर अगली परेशानी ये है कि सर रशिया के साथ हमने ट्रेड कर लिया रुपीज में, हमने उनका रुबल ले लिया, उन्होंने हमारा रुपीज ले लिया। जब उन्होंने हमारा रुपीज ले लिया तो इससे तो हमें फायदा हो गया, पर रशिया को नुकसान हो जाएगा ना। रशिया को नुकसान ये होगा कि 200 रुपए का, तो 200 रुपए तक तो चलता है कि भाई 200 रुपए का रुबल उन्होंने कर लिया है, पर ये 600 रुपए, जो 600 रुपीज उसके पास जो एक्स्ट्रा बचे हैं उसका वो क्या करेगा? क्योंकि जितना उसे ट्रेड कर रहा है तो उतना उसने कर लिया। 600 रुपए जो उसके बैंक में, उनके जो आरबीआई है, उनका जो बैंक है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, जो 600 रुपए रखे वो क्या करेगा उससे? ऐसा 600 रुपए अगर उसके पास रखे रहेंगे तो वो कभी ट्रेड ही नहीं करेगा हमारे साथ। इसका फिर सॉल्यूशन ये है स्वैप एग्रीमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्वैप अग्रीमेंट। स्वैप एग्रीमेंट में आरबीआई ने बोला कि ठीक है, मतलब इससे कौन परेशान होगा? इससे रशिया परेशान होगा, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम स्वैप एग्रीमेंट करते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रशिया के पास एक्स्ट्रा रुपी है, जो उसके काम का नहीं है, वो हम क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे विथ गोल्ड, विथ डॉलर, विथ सिल्वर, जो भी उसे पसंद है, या फिर रशियन रुबल से हम स्वैप कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ये वाली बात बोली किसने? आरबीआई ने। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वैप एग्रीमेंट है, आपके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, इससे कौन सा, अगर हम ऐसे ट्रेड करेंगे, अगर हम ब्रिक्स एग्रीमेंट में ऐसी बातें करेंगे, करेंसी को लिंक कर देंगे, ऐसी अगर बातें करेंगे, तो कौन सा देश ज्यादा गुस्सा होगा बताओ? अंकल जॉन गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल गुस्सा होंगे। ट्रम्प साहब बहुत गुस्सा हो सकते हैं इससे, इसलिए देखते हैं क्या होगा आगे, ठीक है। पहली न्यूज ये थी। दूसरी न्यूज क्या है जो आरबीआई ने करी है? वो ये है कि स्वैप एग्रीमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कर लेना। प्लीज चैनल को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। अगली न्यूज है राइजिंग स्टेट बोरोइंग कॉम्प्लिकेट इंडिया सेंट्रल बैंक रेट प्लेबुक। देखो इसमें ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने बोला कि सर हमने रेपो रेट को कम कर दिया, हमने रेपो रेट को कम करा इस उम्मीद से कि आम जनता को जो लोन मिल रहा है वो सस्ता मिलेगा लोन, हमने इसलिए रेपो रेट कम करा। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरोइंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोन ले रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला है आरबीआई ने कि भाई स्टेट गवर्नमेंट बहुत बोरोइंग कर रहा है, इसलिए रेपो रेट वाला काम नहीं चल रहा है। देखते हैं।
दो कारण है इसके। बॉन्ड यील्ड बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, पर मैं आपको एक सिंपल से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो, दुनिया में दो चीजें हैं, एक है बैंक, एक है स्टेट गवर्नमेंट। बैंक और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब बैंक का काम यह है कि पैसा लेना और उसे कहीं लगाना। 5% के ब्याज में वो पैसा लेगा आपसे, 10% के ब्याज में वो लोन दे देगा, जो बीच का 5% है वो पैसा कमाएगा वो, ये उसका काम है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रहा है। मैं बॉन्ड शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं, एक बार लोन ले लेते हैं बोल रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड यूज करेंगे कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीजें, लोन ले लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोन ले रहा है, सपोज कितने रुपए का, 100 रुपए का स्टेट गवर्नमेंट सपोज लोन ले रहा है। लोन लेने के बाद वो कितने रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, वो आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है। मतलब अगर जो भी स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपए देगा, उसको अगले साल कितने रुपए मिलेंगे, 110 रुपए मिलेंगे, मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया। पर जो भी बैंक में पैसा जमा करेगा उसको कितने परसेंट पैसा मिलेगा, 5% पैसा मिलेगा। तो बताओ आप पैसे कहां जमा करोगे, बैंक में पैसा जमा करोगे कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जमा करोगे? स्टेट गवर्नमेंट को उधारी दोगे ना आप पैसा। ये तो हो क्या रहा है, सब लोग स्टेट गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई कि बैंक भी क्या कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट पे ही इन्वेस्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ही लोन दे रहा है। बैंक को अगर पैसे कमाने हैं, बैंक को भी तो पैसे कमाने हैं ना अल्टीमेटली, बैंक भी धंधा ही खोल के बैठा हुआ है, आपको भी पैसे कमाना है, बैंक को पैसे कमाने हैं। तो आप स्टेट गवर्नमेंट को पैसे दो, इससे अच्छा है कि बैंक के पैसे देते, क्योंकि बैंक को भी तो लोन देने का काम है ना बैंक का। तो बैंक ने ही लोन दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को। बैंक अगर आपको लोन देता, आम इंसान को लोन देता, देखो बैंक से ऊपर आरबीआई है, ये परेशानी आरबीआई की है, बैंक की परेशानी थोड़ी है कि रेपो रेट नहीं हो रहा, आम जनता को लोन नहीं मिल रहा सस्ते में, ये परेशानी आरबीआई की है। बैंक को तो पैसे कमाने हैं अपने। बैंक आम जनता को अगर लोन देगा, कार लोन, होम लोन, ये लोन वो लोन, तो 36 बातें करनी पड़ेंगी, 36 दिन लगेंगे और 36 ऑफिसर्स बैठेंगे, तब जाके काम होगा, ये सब लोन मिलेगा। और उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को देना है लोन, आसानी से लोन दे देगा। तो बैंक्स भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि फिक्स डिपॉजिट नाम की चीज सुनी होगी आपने। फिक्स डिपॉजिट ये होता है कि अगर सपोज ये कंडीशन तो तब लगती है जब बैंक के पास पैसा हो। अगर सपोज बैंक के पास पैसे ही ना हो, बैंक के पास पैसे ही ना हो स्टेट गवर्नमेंट को उधारी में देने के लिए, अब बैंक के पास चाहिए तो क्या होगा। देखो अब अगर बैंक के पास पैसे नहीं है तो अभी भी ये 10% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ठीक है। अब दो लोग पैसा मांग रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पैसा मांग रही है, बैंक भी पैसा मांग रही है आम जनता का, ठीक है। आम जनता में लोग कम है, आम जनता से दो लोग पैसा मांग रहे हैं, बैंक मांग रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट मांग रहे हैं। क्योंकि बैंक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बैंक के पास पैसा आएगा तब बैंक लोन दे पाएगी, तब बैंक जिंदा रह पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए पैसा खर्च करने के लिए, कहीं ना कहीं चाहिए होगा तो मांग रहे हैं। अब डिमांड बढ़ गई है लोगों की, भाई हमें पैसे दे दो, हमें पैसा दे दो। अब स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है 10% की ब्याज दर से, मतलब 100 रुपए दोगे तो 110 रुपए देगा वो अगले महीने, अगले साल। बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक को अगर स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना है तो मिनिमम 10% के इंटरेस्ट रेट में लोन देना ही पड़ेगा, मतलब डिपॉजिट एफडी लेनी ही पड़ेगी, फिक्स डिपॉजिट 10% की दर से लेनी ही पड़ेगी अगर बैंक को पैसा चाहिए। समझ में आ गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना है तो तब जाके आम इंसान देखेगा कि यार बैंक में डाल देते हैं, एफडी करवा लेते हैं, कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने से अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट तो फर्जी है, बैंक तो फिर भी अच्छे, एसबीआई पैसा वापस कर देगा, तब लगाएगा। अगर बैंक एफडी ही 10% की दे रहे हैं तो वो उसे अगर लोन में पैसा कमाना है, बैंक को फिर अगर लोन में पैसा कमाना है तो वो कितने परसेंट लोन से पैसा लेगा बताओ, कम से कम 15%। अब बताओ
कि एक आम इंसान पहले 10% के रेट से लोन ले रहा था, अब वो 15% की इंटरेस्ट से लोन मिल रहा है उसे, तो आम इंसान लोन लेगा कि नहीं लेगा? तो लोन इंसान नहीं लेगा, ये दूसरी परेशानी है। ठीक है, तो इन सारी परेशानी की वजह से बैंक रेपो रेट जो आरबीआई जो रेपो रेट रिड्यूस कर रहा है उसका इंपैक्ट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा फैक्टर आ गया है कि उसकी वजह से वो बैंक से कंपटीशन कर रहा है। लोग बैंक में एफडी खुलवाने से अच्छा लोग डायरेक्टली ही उधारी दे रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, दो चीजें हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए वो देख लेते हैं। हाँ, ये डेटा देख लो पहले आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ईयर में बोरोइंग कितनी है? 14.6 ट्रिलियन की बोरोइंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2026 में 14.6 ट्रिलियन की बोरोइंग है। स्टेट गवर्नमेंट की 12 ट्रिलियन की बोरोइंग है। बोरोइंग लगभग क्या है? बराबर है। ये वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, इस डेटा को याद रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई पोटेंशियल सॉल्यूशन, बॉन्ड बाइंग, स्मॉल सेविंग। ठीक है, हाईली वैल्यू। अच्छा, इसमें इस न्यूज में यील्ड की बात करिए, यील्ड की, बॉन्ड यील्ड की बात करिए। तो हम दो और वर्ड को बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला शब्द है बॉन्ड, फिर बात कर लेते हैं बॉन्ड यील्ड। पहला शब्द है बॉन्ड, दो शब्द है बॉन्ड यील्ड। क्या होता है? ठीक है, देखो बॉन्ड माने क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप लोन मांगते हो। सपोज स्टेट गवर्नमेंट को लोन चाहिए, कितने रुपए का लोन चाहिए? 100 रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देगा 100 रुपए का लोन चाहिए। कितने रुपए का इंटरेस्ट देगा स्टेट गवर्नमेंट उस लोन पे? अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपए दोगे तो वो कितने इंटरेस्ट देगा आपको? सपोज 10% का इंटरेस्ट देगा। और कितने टाइम पे वो वापस कर देगा पैसा आपका? 1 साल में वापस कर देगा। तो ये सारी बातें एक पेपर में लिखी रहेगी, तो इस पेपर को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। सपोज मैंने मैंने स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दिए। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट मुझे क्या दे देगा? ये बॉन्ड दे देगा, ये पेपर दे देगा। ये पेपर एक गारंटी है कि भाई मैं 1 साल बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा कि सर ये आपने मेरे को गारंटी दी थी, मुझे पैसे वापस करो, ये वाली गारंटी है। ठीक है, तो ये होता है बॉन्ड। अब एक चीज होती है बॉन्ड यील्ड। क्या होती है? ठीक है, अब देखो बॉन्ड का प्राइस सपोज 100 रुपए है। बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए है। 100 रुपए का लोन चाहिए, 100 रुपए का लोन चाहिए। बॉन्ड का प्राइस क्या है? 100 रुपए है। मैच्योरिटी के बाद मतलब 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 110 रुपए मिलेंगे। बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई है? 10% की बॉन्ड, मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड यील्ड हो गई। ठीक है, अगर सपोज अगर पहले एक इंसान था खरीदने वाला तो ये 100 रुपए का बेच दिया, पर मैंने जब इसे खरीदा तो मैंने इसे खरीदा 100 रुपए का, पर एकदम से मुझे मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, मुझे मेरा मन करा चॉकलेट खाने का, तो मैंने 100 रुपए का ये बॉन्ड बेच दिया किसी को, और इसको खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे। सपोज मैंने ये बॉन्ड बेच दिया 105 रुपए के किसी को बेच दिया मैंने 105 रुपए का बॉन्ड। उसने मेरे से बॉन्ड खरीदा 105 रुपए का, पर उसे 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे? 110 ही मिलेंगे। अब उसकी बॉन्ड यील्ड क्या रही? 4.7% की। सिंपल समझ लो, 5% की बॉन्ड यील्ड रही। ठीक है, 5% बॉन्ड यील्ड कम हो गई। मतलब जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये है बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड का रिलेशन। अच्छा, तीसरी बात, और एक और बात यहां पे थी कि ये इंटरेस्ट रेट लिखा है ना, तीसरा रिलेशन ये है कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में रिलेशन क्या होता है? बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में रिलेशन ये होता है कि इंटरेस्ट रेट टेकन बाय बैंक किस ब्याज दर पे लोन देगा वो इज इक्वल्स टू होता है बॉन्ड यील्ड प्लस बैंक का प्रॉफिट। ठीक है, प्लस जो नेट फियर होता है बॉन्ड, जो फियर होता है, फियर लिख रहा हूं, गलत शब्द लिख रहा हूं मैं, पर एक रिस्क होता है ना बैंक का, रिस्क कि भाई शराबी को देंगे
तो ज़्यादा इंटरेस्ट में देंगे, अगर किसी गवर्नमेंट वाले को देंगे तो बिल्कुल भी फियर, बिल्कुल भी रिस्क नहीं होगा, तो उसे बस इतना में ही देंगे, बॉन्ड यील्ड पर प्रॉफिट में देंगे। तो ये होता है इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर बॉन्ड यील्ड अगर 10% है, अगर बॉन्ड यील्ड 10% है तो बैंक कितना परसेंट देगी, 5% अपना प्रॉफिट लगाएगी और 15% में आपको इंटरेस्ट देगी, ठीक है। तो ये रिलेशन है बॉन्ड यील्ड और प्रॉफिट में। चलिए आगे न्यूज देखते हैं। आगे है सिल्वर का प्राइस। आगे जो न्यूज है हमारे पास उसमें है सिल्वर के प्राइस के रिगार्डिंग न्यूज है। सिल्वर का प्राइस कितना हो गया पता है आपको, 3 लाख हो गया। 1.5 लाख किलो सिल्वर थे, 3 लाख किलो की हो गई सिल्वर। अब सिल्वर का प्राइस बढ़ क्यों रहा है, ये आगे न्यूज में कवर है। सिल्वर का प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत रिस्क में चल रही है। जब इकोनॉमी रिस्क में चल रही है तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई और जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक चीज ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि आजकल सोलार पैनल और एक और एआई का यूज बढ़ गया है, जहां पे सिल्वर का यूज होता है। देखो सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल का यूज बढ़ गया है जिसमें सिल्वर का यूज होता है, इसलिए सिल्वर की डिमांड बढ़ गई है। ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए सिल्वर का यूज होता है, तो इसलिए सिल्वर का दाम बढ़ गया है। आजकल हर जगह हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जब भी दुनिया में रिस्क बढ़ेगा, चांदी और सोने का दाम बढ़ेगा, सोने और चांदी का दाम बढ़ेगा। जब भी दुनिया में रिस्क बढ़ेगा, सोने चांदी का दाम बढ़ेगा, डॉलर का प्राइस कम होगा। जब भी दुनिया अनस्टेबल होगी तब होगा सोना चांदी का दाम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली न्यूज यहाँ पे कवर होती है। एक और न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हाई सी ट्रीटी अल्टीमेटली साइन हो गई है, रेटिफाई हो गई है। 80 कंट्रीज ने मिलकर इसे रेटिफाई कर दिया है। रेटिफाई माने क्या होता है, ये मतलब बाइंडिंग ट्रीटी है, बाइंडिंग ओशियन के रिगार्डिंग शायद ये वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू प्रमोट मैरीन लाइफ। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, ठीक है। पहली ही लाइन लिखी है इस न्यूज की, वर्ल्ड फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू प्रमोट मैरीन लाइफ है ये, ठीक है। क्या इसको इंडिया ने साइन कर लिया, इंडिया ने क्या इसे रेटिफाई कर लिया है? इंडिया ने इसे साइन कर लिया है दिसंबर के महीने में, पिछले साल साइन कर लिया था, पर रेटिफाई नहीं करा है अभी तक। रेटिफाई मतलब इंडिया के लिए अभी ये बाइंडिंग नहीं है, जो इसे रेटिफाई करेगा उसके लिए बाइंडिंग है, जापान के लिए बाइंडिंग है, चाइना के लिए बाइंडिंग है, जिन लोगों ने इसे साइन कर लिया उसके लिए बाइंडिंग है। अब ये बाइंडिंग है क्या, इस एग्रीमेंट में है क्या, ये हाई सी क्या होता है ये देख लेते हैं। पहली चीज है हाई सी क्या होती है। हाई सी वो वाला एरिया होता है, हाई सी वो एरिया होता है जो किसी नेशन के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। जैसे ये हमारा देश है, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, मतलब ये पानी वाला एरिया है, ओशियन आ जाते हैं यहाँ पे। इस पूरे ओशियन में, इंडियन ओशियन में इंडिया का कंट्रोल नहीं है। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री से 21-22 किलोमीटर का ये जो एरिया है, जो स्ट्रेच है, इसी को ही इंडिया कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये बाकी का जो एरिया है इस पे इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पानी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, हाई सी। क्या बोलेंगे हम इसे, हाई सी बोलेंगे, ठीक है। ये वाली बात है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब गोल क्या है, गोल ये है कि पहले से मिटारना गोल है हमारा। गोल ये है कि 30% वर्ल्ड का सी हमें 2030 तक बचाना है, ठीक है। 2030 तक वर्ल्ड का 30% सी और लैंड वर्ल्ड के 30% को हमें बचाना है 2030 तक। क्वेश्चन में आएगा कि 30% सिर्फ सी को बचाना है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, वो गलत होगी। 30% लैंड और सी दोनों को बचाना है, ठीक है। ये वाली बात 80 कंट्रीज ने इसे साइन कर दिया है अभी तक। ये वाली बात भी याद रखना, ओनली अबाउट 1% ऑफ हाई सी आर प्रोटेक्टेड। अभी तक सिर्फ वर्ल्ड का सिर्फ 1% सी प्रोटेक्टेड है, सिर्फ 1%, ठीक है। अब जो लोग इसे साइन करेंगे, जो लोग इसे लीगली इसको रेटिफाई करेंगे, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, उनको पहला काम करना पड़ेगा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाना पड़ेगा। सपोज चाइना ने, जापान ने साइन कर दिया है, तो उनको जैसे अपन लोग नेशनल पार्क बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, वैसे ही पानी के अंदर मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ेगी।
प्रोटेक्टेड एरिया बनाना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम करना पड़ेगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? अगर कोई भी कंपनी खुलेगी, सपोज चाइना में कोई कंपनी खुल रही है, जापान में कोई कंपनी खुलेगी अब तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? उस कंपनी का एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा कि वो कंपनी किस तरीके से मैरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, किस तरीके से एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है, वो असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सपोज जापान के पास कोई टेक्नोलॉजी है और कोई ऐसा देश है जिसने इसे रेटिफाई करा हुआ है, सपोज मान लेते हैं चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो टेक्नोलॉजी जापान के पास में है, ठीक है। जापान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे मैरीन लाइफ इंप्रूव हो सकती है, पर वो टेक्नोलॉजी चाइना के पास नहीं है, तो जापान को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये वाली बात भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सारी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। एक और बात है मैरीन जेनेटिक रिसोर्स। मैरीन जेनेटिक रिसोर्स क्या होता है? सपोज जापान समुद्र के अंदर जाता है और उसे एक अजीब अलग मतलब नई नई मछली दिखती है जिसे अभी तक किसी को मछली नहीं मिली, वो मछली उसे मिल जाती है, जो फिश मिल जाती है। उस मछली का जेनेटिक रिसोर्स मतलब जो उसका मछली का जो जेनेटिक है, जीन्स है, वो एकदम अलग है। और उसको रिसर्च करने के बाद मालूम चला कि उस मछली से दवाई बन सकती है। जब उस मछली से कोई दवाई बनी तो उससे जापान ने बहुत सारा पैसा कमाएगी जापान। अब इसमें लीगली बाइंडिंग चीज ये है कि जापान जब उससे बहुत सारा पैसा कमाएगा तो जापान को सारी कंट्रीज के साथ उसे शेयर करना पड़ेगा। जितनी भी कंट्रीज इसके साथ लीगली बाइंडिंग है उन सारी कंट्रीज के साथ जापान को प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ये वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, सारा हो गया काम, ये वाली याद रखना। आगे सिल्वर का प्राइस मैंने बता दिया कि सिल्वर का प्राइस बढ़ गया है, ये मैंने बता दिया आपको। आगे है ईडी के रिगार्डिंग न्यूज है। ईडी के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं, राइटर साहब ये आरोप लगा रहे हैं ईडी के ऊपर। ईडी का गलत तरीके से यूज हो रहा है, ईडी गलत तरीके से अपने पावर का यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के साथ बताया उन्होंने। पहला एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है कि ये जो आकाश भास्करन है, साउथ के प्रोड्यूसर हैं, तमिलनाडु के प्रोड्यूसर हैं, ये तमिलनाडु और बंगाल का ज्यादा एग्जाम्पल दिए उन्होंने, पता नहीं क्यों, मुझे तो पता ही नहीं है। आकाश भास्करन जो साउथ के हैं उन पे आरोप लगा दिया ईडी ने कि तुम लिकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हो और तुमने उससे 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और ये बोल के ईडी ने इनके ऊपर रेड कर दी, ठीक है। अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बोला कि भाई साहब ठीक है, आपने रेड कर दी, आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपके पास ये पावर है कि बिना एफआईआर करे हुए भी आप किसी के ऊपर रेड कर सकते हो। हमने मान लिया, पर कुछ तो सबूत होगा। आप इस आम इंसान को, एक नादान इंसान को क्यों परेशान करने चले गए उस घर? कोई तो कारण होगा, कोई तो रात में आपको सपना आया था क्या? क्यों गए थे आप मन मर्जी नहीं कर सकते हो, आपके पास पावर है बिना एफआईआर के सर्च करने की, आप करिए, पर कुछ तो डॉक्यूमेंट लाइए। ये वाली बात बोली उसने, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप चलो जल्दी सॉरी बोलो, इनको सॉरी बोलो, तो फिर ईडी ने सॉरी बोला। दूसरा है वेस्ट बंगाल का, अभी जनवरी का ही न्यूज़ है ये। आईपैक करके पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, वो किशोर, आपको याद होगा बिहार इलेक्शन में काम कर रहे थे प्रशांत किशोर, उनकी ही पार्टी है ये, उनकी ही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है ये, ठीक है। उसके रिगार्डिंग उस पर भी इन्होंने, ईडी ने रेड कर दिया। ये बात हो गई। अब इसके ऊपर केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है। तमिलनाडु पे केस तमिलनाडु के एक डीएसपी हैं, डीजीपी हैं, उनके ऊपर ईडी ने रेड कर दी। उनके ऊपर बोला कि तुमने 1000 करोड़ का टेंडर स्कैम करा है, 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया, ये बोल दिया। और ईडी पे आरोप लगाया, ईडी को ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कैसे किसी बेचारे का प्राइवेट चैट को आपने व्हाट्सएप पे लीक करा, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये जो आप काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, अपनी शक्तियों गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो चलिए अब थोड़ी सी ईडी की पावर देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ईडी को कुछ पावर दी गई है। पहली पावर दी गई है सेक्शन 50 के अंतर्गत। सेक्शन 50 के अंतर्गत उसे पावर दी है, पावर टू समवन एनीवन, किसी को भी बुला सकता है ईडी, किसी को भी बुला सकता है, ये पावर दी है। दूसरी पावर सेक्शन 19 के अंदर ये पावर दी है, सर्च एंड सीज विदाउट एफआईआर, आप किसी की घर भी सर्च कर सकते हो बिना एफआईआर के। सेक्शन 19 के अंदर पावर दी है, पावर टू अरेस्ट बेस्ड ऑन रीजन एंड बिलीफ, रीजन और बिलीफ के बेसिस में आप किसी पे भी क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, पावर अरेस्ट कर सकते हो, ये पावर दी है।
बेल इज वेरी हार्ड। अगर आपको ईडी ने अरेस्ट करा है तो बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पावर ईडी को दी गई है, ठीक है। अब ये सारी पावर का ईडी मिसयूज कर रहा है, ये राइटर बोल रहा है, और ये सारे एग्जाम्पल है मिसयूज के, ठीक है, ये राइटर ने बोले हैं। आखिरी एडिटोरियल देख लेते हैं। इस एडिटोरियल में जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि स्मॉल टेबल्स, अब टाइम बदल गया है, इंडिया को अपनी अगर लीडरशिप प्रूफ करनी है तो स्मॉल टेबल्स में प्रूफ करना पड़ेगा। इंडिया को अगर अपना डिप्लोमेसी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो स्मॉल टेबल्स मतलब जैसे ब्रिक्स हो गया, या फिर वो जो गाजा पीस बोर्ड बन रहा है वहाँ पे, या फिर क्वाड हो गया, इन जगह पे अपनी लीडरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी, तब जाके अपन अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग कर पाएंगे। अदरवाइज जो बड़ी टेबल होती हैं, बिग टेबल्स, जिसे यूनाइटेड नेशन की टेबल्स, वहाँ पे आजकल तो सब मामला खराब चल रहा है, तो इसलिए स्मॉल टेबल में अपनी लीडरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पहला यूरोपियन यूनियन। हमेशा रिपब्लिक डे के टाइम पे हम लोग किसी यूरोप की कंट्री के, जैसे फ्रांस को बुला लिया, जर्मनी के लीडर को बुला लिया, पर इस बार हम यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, काउंसिल के प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं हम, ठीक है, ये वाली बात हो गई। इससे क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस क्या है, मतलब ये है कि कल की ही न्यूज़ थी, ट्रम्प साहब ने इंडिया को इनवाइट करा है कि आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हो जाओ। बोर्ड ऑफ पीस में बात करी थी कि गाजा में जो अब गाजा को फिर से रिनोवेट करना पड़ेगा ना, रिस्टेबल करना पड़ेगा, तो उसको देखने की एक बॉडी बना रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए, उसके पैसे को मैनेज करने के लिए बॉडी बना रहे हैं, वो है बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस की प्रॉब्लम एक ये भी है कि $1 बिलियन रुपए लगाओगे तब जाके आप इसके मेंबर बन पाओगे, तब जाके आप गाजा को डेवलप कर पाओगे, ठीक है, ये वाली बात होगी। तीसरा है क्वाड के रिगार्डिंग राइटर ने बोला कि क्वाड भी बढ़ रहा है, क्वाड भी इंप्रूव हो रहा है। कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि क्वाड अब सिर्फ सिक्योरिटी का काम नहीं करता, क्वाड में सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं होती, क्वाड में अब मतलब सेफ्टी के बारे में बात हो रही है। ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में साइक्लोन आ गया था तो हमने ये ऑपरेशन चलाया था, तो ये क्वाड के अंदर ही चलाया गया था, ठीक है, तो क्वाड सेफ्टी के बारे में। फिर उसके बाद ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बोला कि ब्रिक्स सिर्फ वो क्लब नहीं है जो एंटी वेस्ट बातें करता हो, वेस्ट के अगेंस्ट बातें करता हो। ब्रिक्स वो क्लब है जो ग्रो करना चाहता है, वो एंटी वेस्ट से परेशान नहीं होना, मतलब वेस्ट की पॉलिसी से परेशान नहीं होना चाहता। वो ऐसा क्लब तो है पर वो एंटी वेस्ट नहीं बना है, ठीक है, ये वाली बात बोली राइटर ने, ठीक है। और आखिरी में उन्होंने बात करी पैक्स सिलिका के रिगार्डिंग, पीस सिलिकॉन। पैक्स सिलिकॉन मतलब पीस सिलिकॉन, मतलब जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको लेके ग्रुप बनाया है ट्रम्प साहब ने, उसमें इंडिया को भी इनवाइट करा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो डिप्लोमेसी, ये जो ग्रुप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ बनेंगे आने वाले टाइम पे। एआई डिप्लोमेसी हमारी स्ट्रांग हो रही है, अगले महीने हमारे यहाँ मीटिंग है एआई के रिगार्डिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारे देश को स्ट्रांग कर रही है और इन पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होते हैं और आने वाली क्लास में हम और भी न्यूज़ कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल, बाय।